अमीर गरीब बहू में भेदभाव। निकिता बाहर से शॉपिंग करके अपने घर पर लौटती है और सारे शॉपिंग के बैग टेबल पर रख देती है और खुद सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो अपनी देवरानी को बुलाती है। अरे श्रेया, कहाँ पर हो? जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो, मुझे बहुत जोर से गर्मी लग रही है, ऊपर से मैं बहुत थक गई हूँ। जल्दी से मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। निकिता की आवाज सुनते ही श्रेया एक गिलास पानी अपनी जेठानी निकिता को लेकर आती है, जिसके बाद निकिता पानी पीते पीते फिर से श्रेया के ऊपर हुक्म चलाने लगती है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मैं अभी अभी गर्मी से आई हूँ। अरे, इस एसी को मैं तुम लोगों की सुख सुविधाओं के लिए नहीं लेकर आई हूँ। इसे जल्दी से चलाओ। अभी चलाती हूँ जेठानी जी। ऐसा कहकर श्रेया एसी ऑन कर देती है, जिसके बाद निकिता आराम से एसी की हवा खाने लगती है। तभी वहाँ पर उनकी सास अमृता आती है और श्रेया से कहती है, अरे श्रेया, यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ जल्दी से मेरी प्यारी बहू के लिए अच्छी सी चाय बना कर लेकर आओ। बेचारी थक गई है। क्या तुम्हें जरा भी अपनी जेठानी की परवाह नहीं है? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मुझे आपकी भी परवाह है और जेठानी जी की भी परवाह है। मैं अभी आप दोनों के लिए चाय बना कर ले आती हूँ। ऐसा कहकर श्रेया रसोई में चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी जेठानी और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। चाय बनाते बनाते वो अपने आप से कहती है, पता नहीं क्यों मेरी सास मुझ में और मेरी जेठानी में इतना भेदभाव करती हैं। अरे, मैं गरीब घर से हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाए। इन्होंने तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। वो खुद से ऐसा कह ही रही थी कि तभी निकिता की आवाज आ जाती है। अरे श्रेया, कहाँ हो? अभी तक तुम्हारी चाय नहीं बनी। अरे, चाय बना रही हो या फिर चाय के अंदर हड्डियां गला रही हो? बस अभी लेकर आती हूँ जेठानी जी। श्रेया अपनी सास और जेठानी दोनों के लिए चाय डालकर उन्हें दे देती है, जिसके बाद वो घर के बाकी कामों में लग जाती है। ऐसे ही अमृता अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर थी। तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी श्रेया गरीब थी, जिसके चक्कर में अमृता हमेशा उसके साथ भेदभाव किया करती थी। एक दिन श्रेया के सिर में दर्द हो रहा होता है और वो सोफे पर बैठी होती है। एक तो मेरे सर का दर्द बंद ही नहीं होने को कह रहा है। पता नहीं सर में क्या हो गया है। दवाई भी खा ली तब भी आराम नहीं है। तभी वहाँ निकिता आती है। देखो तो सही महारानी को, सोफे पर बैठी हैं। तुम्हें घर की हालत दिखाई नहीं दे रही है? जल्दी से सारे काम निपटा लो, मेरी सहेलियां आने वाली हैं। अरे, जब देखो तुम मुझ पर हुक्म चलाती रहती हो। क्या तुम्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं है? देखो, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझ पर इतना भी रौब मत झाड़ो। अरे, तुम अमीर हो तो अपने लिए हो, मेरे लिए नहीं। क्या कहा कमीनी? तेरी इतनी जुबान चलने लगी है? तुझे तो आज सबक सिखाना ही होगा। ऐसा कहते ही निकिता बेचारी श्रेया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है, जिसके बाद बेचारी श्रेया रोने लगती है। तभी वहाँ अमृता आ जाती है। बहुत अच्छा किया बहू, कई समय से इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। आज इसे एक थप्पड़ में ही अच्छा सबक मिल गया होगा। दोनों सास बहू वहाँ से चली जाती हैं। बेचारी श्रेया रोते हुए अपने कमरे में जाती है। कुछ ही देर में निकिता की सभी सहेलियां आ जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी सभी सहेलियों को खाने की टेबल पर बिठा देती है और श्रेया के कमरे में आती है। मेरी नीचे सहेलियां आ गई हैं। जल्दी से जाओ और सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। अगर जरा भी देरी हुई तो तुम जानती हो ना फिर। हाँ जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय पर चाय नाश्ता बनाकर आपकी सहेलियों को दे दूंगी। श्रेया तुरंत रसोई में जाती है और निकिता की सभी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता बना ले आती है, जिसके बाद वो टेबल पर जाकर सभी को चाय नाश्ता दे देती है। तभी निकिता की सहेलियों में से एक उससे कहती है, निकिता, ये औरत कौन है? इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हारी फैमिली फोटोज में। अरे देखोगी भी कैसे, ये हमारे घर का हिस्सा थोड़ी है। ये तो इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। ये सुनते ही बेचारी श्रेया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नाश्ता छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? मैं इस घर की छोटी बहू हूँ और अपनी जेठानी की देवरानी हूँ। वो मुझे सिर्फ एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती हैं। तभी उसकी रोती हुई आवाज सुनते ही मोहित कमरे में आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे श्रेया, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो मेरी गरीबी की चोट की मार है जो हर रोज मेरे ऊपर भारी पड़ती है। काश मैं गरीब ना होती, अपनी जेठानी की तरह थोड़ा अमीर होती। कम से कम मुझे इतने ताने तो नहीं सुनने पड़ते। अपने आंसू पोंछो और मुझे बताओ, तुम्हें किसने क्या कहा है? श्रेया से बर्दाश्त नहीं हो पाता, जिसके चक्कर में वो अपने पति मोहित को अपने साथ हुई सभी घटनाओं के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर मोहित को बहुत पछतावा होता है और वो अपनी पत्नी श्रेया से माफी मांगता है।
अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है श्रेया, इसमें सारी गलती मेरी है। हमारी शादी के बाद मुझे प्रमोशन मिल रहा था, लेकिन मैंने परिवार के चक्कर में नहीं लिया, जिसके चलते मुझे वहां से निकाल दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी लव मैरिज से इस घर में कोई भी खुश नहीं होगा, लेकिन अब समझ में आ गया है। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मोहित ऐसा कहकर श्रेया को भरोसा दिलाता है, लेकिन कई दिन तक भी वो कुछ नहीं कर पाता और दिन रात अमृता और निकिता दोनों श्रेया के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार करते रहते हैं। एक दिन मोहित जॉब के लिए यहाँ से वहां धक्के खाकर वापस घर की तरफ लौटने लगता है। हे भगवान, कहीं से भी जॉब नहीं मिली, अब मैं अपनी पत्नी को कैसे कमा कर खिलाऊंगा। ऊपर से मेरी माँ और मेरी भाभी मेरी पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करती हैं। उस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आदमी स्पीकर में चिल्लाते हुए नजर आता है। आओ आओ, 10 रुपए से शुरू करो और लाखों रुपए जीत कर जाओ। आओ आओ आओ, 10 रुपए से शुरू करो और लाखों रुपए जीत कर ले जाओ। आओ आओ। अरे ऐसा यहाँ पर क्या है जो 10 रुपए से इंसान लाखों रुपए जीत कर ले जा सकता है? वैसे मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। मोहित जब वहां जाता है तो वहां सभी लोग जुआ खेल रहे होते हैं। वो छोटी सी रकम से कई सारा पैसा जीतकर चले जाते हैं। ये देखकर मोहित के मन में भी लालच आ जाता है और वो 10 रुपए की गेम खेलकर कई हजार रुपए जीत जाता है। ये सब देखकर मोहित के मन में और लालच आता है। देखते ही देखते वो 10 रुपए से लाखों रुपए जीत लेता है, जिसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। इतना सारा पैसा, अरे अब तो मैं खुद का एक बिजनेस खोल सकता हूँ और खूब पैसा कमा सकता हूँ। अरे वाह। ऐसा सोचकर मोहित चुपचाप से वो सारा पैसा एक बैग में भरकर अपने घर ले आता है और अगले ही दिन अपना एक बड़ा सा बिजनेस खोलता है। कुछ ही दिनों में उसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उसकी गरीबी खत्म हो जाती है और अब जहां श्रेया बहुत ज्यादा गरीब थी, वो अब अपने पति की वजह से बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ निकिता के पति को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और उसका सब कुछ चला जाता है। माँ जी, कैलाश जी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैंने आपको कई बार पैसे दिए थे, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि कैलाश जी अपने नए बिजनेस की नई शुरुआत कर सकें। अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरे पास कोई पैसे नहीं है और तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, चली जाओ यहाँ से। निकिता को जितना पैसों पर घमंड था, उस दिन उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। वहीं अमृता अपनी छोटी बहू श्रेया को मस्का लगाने जाती है, लेकिन श्रेया भी उसकी बहुत बेइज्जती करती है। मुझे पता ही था कि आप तो आओगे ही। बताओ अब आपको मुझसे क्या चाहिए? मेरे पास बहुत सारा पैसा है। श्रेया का ऐसा रवैया देखकर अमृता को भी अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर उन दोनों से ही माफी मांगती है। वहीं निकिता भी श्रेया से माफी मांगती है, जिसके चलते उन दोनों के रिश्ते ठीक हो जाते हैं और अब वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सौम्या और विवेक दोनों की शादी को 2 साल ही बीते थे। दोनों का प्यार अभी भी बिल्कुल ऐसा था जैसे कि अभी अभी शादी हुई हो। सौम्या अपनी छत पर आलू के पापड़ बनाकर डाल रही थी, तभी उसका पति आकर कहता है, अरे मेरी स्वीटू, ये तुम पापड़ किस लिए बना रही हो? बाहर से पापड़ खरीद के ले आती, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? अरे ओ पत्नी के दीवाने, भूल गया था क्या? अगले हफ्ते होली है, इसीलिए बहू पापड़ बना रही है। अच्छा आप जाओ और आलू की बोरी लेकर आ जाओ, मुझसे उठेगी नहीं। आलू के चिप्स बनाना भी बाकी है। अरे लाता हूँ। अपनी माँ और बीवी के ताने सुनकर विवेक ग्राउंड फ्लोर से छत पर आलू की बोरी लाकर रख देता है, जिसके बाद सास बहू मिलकर आलू के चिप्स बनाती हैं। इस तरह 4-5 दिन में उसके पापड़ सूख जाते हैं। सौम्या रसोई में स्टूल पर चढ़कर एक डिब्बा उतार रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है और एंड मौके पर उसका पति उसकी बाहें थाम लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरे तो हाथ पैर टूट जाते और होली मुझे घर में बैठ कर खेलनी पड़ती। ऐसे काम मत किया करो ना, अगर तुम्हारे लग जाती तो। अच्छा हुआ मैंने बचा लिया। वैसे ऐसे फिल्मी तरीके से सुबह अपनी बाहों में लेने का मजा ही कुछ और है। बस बस, ज्यादा स्वीट ना बनो अब तुम। तभी दरवाजे पर अचानक से दस्तक होती है, तो दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं। पर विवेक दरवाजा खोलता है और अपने सामने देखता है कि एक गोरी सी सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी है, जिसके हाथों में बैग है। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? ये एड्रेस तो सामने वाले घर का है, आप यहाँ कैसे?
एक्चुअली मेरी मासी का घर है ना, तो मैं उनके पास कुछ दिन रहने आई हूँ। ओह माय गॉड, लड़का कितना अच्छा है, क्या बॉडी है इसकी। मेरा तो इस पे दिल आ गया देखते ही। क्यों नहीं इसे मैं अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। ओह, अरे तुम सुमन आंटी की भांजी हो ना? बता रही थी वो मुझे कि तुम आने वाली हो। हम आपके पड़ोसी, सामने ही है उनका घर। थैंक यू। बट आप कौन? मैं विवेक जी की पत्नी सौम्या। ओह, इनकी तो शादी हो गई है, पर कोई बात नहीं, दिल तो मेरा इन पर आ ही गया है। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, बस अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर ईशा अपने सामने वाले घर में चली जाती है। अगले दिन जब वो नहाकर छत पर अपनी बाल सुखाती है तो उसकी नजर बॉडी बनाते हुए विवेक पर पड़ती है और उसे देखकर वो हैरानी से कहती है, ओह माय गॉड, क्या डोले शोले हैं, कितने मस्त हैं यार। मेरा तो इस पर दिल आ गया है। इसके डोले शोले, इससे मन मेरा डोले। जो मुझसे प्यार करें बड़े हौले हौले। हाय हाय हाय। हे हाय, विवेक नाम है ना आपका? आपको कैसे पता? अरे कल वो आपकी वाइफ ने ही बताया। ओह, वैसे खूबसूरत है, बॉयफ्रेंड वगैरह तो होगा जरूर। हाँ, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे आपकी होली तो यहीं सेलिब्रेट होगी शायद। हाँ, मैं यहाँ पर होली सेलिब्रेट ही कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय। ये कहकर विवेक नीचे चला जाता है और अगले दिन सौम्या विवेक एक दूसरे के साथ होली की शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पूरे बाजार में होली का माहौल सजा हुआ था। लोग रंग बिरंगी पिचकारी, गुलाल, स्प्रे, बॉटल और अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बेच रहे थे। तभी सौम्या दुकान वाले से कहती है, अरे भैया, जरा ये वाली पिचकारी और गुलाल दे दीजिए, और ये सारे गुलाल अलग अलग कर दीजिए। तभी दुकान वाला उसे सारी चीज पैक करके दे देता है। विवेक, वैसे तो मैंने होली का सारा सामान खरीद लिया है, पर कुछ रहा तो तुम मुझे बता दो। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वो चल रहे थे कि सामने से आती हुई ईशा विवेक को देखकर टकरा जाती है और उसकी बाहों में गिर जाती है, जहां दोनों की आंखें एक दूसरे से चार होती हैं। पर सौम्या को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो घूरती हुई आंखों से ईशा को देख रही थी। ओह थैंक्स, आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरे पैरों में मोच आ जाती। हाँ, इट्स ओके। वैसे आप यहाँ? हाँ, वो मैं होली का सामान खरीदने आई थी, मौसी ने मुझे ही भेजा था। अच्छा, अब हम चलते हैं, माँ जी घर पर हमारा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहकर दोनों साथ में घर चले जाते हैं। वहीं ईशा अपनी लटों को उंगली से घुमाकर कहती है, ये तो अपने आप को ज्यादा बड़ा कर रही है। लेकिन कल होली के मौके पर मैं इसे अपना बना कर ही रहूंगी। अगले दिन होली का चारों तरफ उल्लास था। बच्चे गुलाल उड़ाकर खेल रहे थे तो कुछ बच्चे पानी के गुब्बारे एक दूसरे या आते जाते लोगों को मार रहे थे, तो बड़े लोग भांग के नशे में नाच गा रहे थे। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, तुम मन चली चाल जैसी नवाबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। हाँ, जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। सभी नाच गा रहे थे कि मौके का फायदा उठाकर ईशा विवेक को छू रही थी। तभी सौम्या कहती है, आप लोग थक गए होंगे, मैं ठंडाई लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी लाओ। सौम्या जिस ठंडाई को लेकर आती है उसमें ईशा भांग मिला देती है, जो कि विवेक पी लेता है और थोड़ा बहुत नशे में आकर कहता है, अरे आज न छोड़ेंगे, आज न छोड़ेंगे, बस हम जोली खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया या चोली, खेलेंगे हम होली। अरे मेरी सौम्या डार्लिंग, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जाने मन, चलो मेरे पास आओ। छी छी, ये तुम क्या कर रहे हो सबके सामने? पागल हो गए हो क्या? लगता है तुमने भांग पी ली है। अरे मेरी जान, तुम रुको, मैं तुम्हें रंग लगाता हूँ। ये कहकर रंग लगाकर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाता है। तभी उसकी माँ कहती है,
अरे बेटा, इस पर भांग का असर हो गया है। ऐसा कर, इसे तू कमरे में ले जा, आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। जी माँ जी। ऐसा कहकर सौम्या अपने पति को कमरे में छोड़कर आ जाती है, जहां मौके का फायदा उठाकर ईशा उसके पास पहुंचकर अपने हाथों में रंग लिए उसके गाल और शर्ट खोलकर बदन पर गुलाल लगा देती है। हाय, आखिर मैंने तुम्हें अपने रंग में रंग ही दिया। इस होली पर मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। ये कहकर वो उसके हाथ पर किस कर देती है। तभी वो नशे में उठकर खड़ा हो जाता है और उसे अपनी पत्नी समझता है। सौम्या, मैंने तुम्हें कहा था मुझे किस चाहिए, आओ। नशे में भी सौम्या का नाम ले रहा है। पर कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे करीब है। विवेक उसे अपनी पत्नी समझकर गले से लगा लेता है। ईशा उसे संभाल नहीं पाती और उसके साथ उसके ऊपर गिर जाती है। तभी सौम्या कमरे में आकर उन दोनों को ऐसा देखकर कहती है, ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। विवेक, इस गोरी सौतन के साथ तुम होली मना रहे हो इस कमरे में ऐसे? तभी एक्टिंग करते हुए ईशा कहती है, सौम्या, सौम्या, देखो ना तुम्हारे पति ने मेरे साथ क्या किया। मौके का फायदा उठाकर ये कमरे में मुझे ले आया और मेरे साथ मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मुझे बचा लो। रोते हुए ईशा सौम्या के गले लग जाती है और नशे में विवेक कहता है, सौम्या, सौम्या, आई लव यू, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुमने आज इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? ये सुनकर सौम्या धक्का देकर ईशा को एक तेज चांटा मारती है और अपने पति को उठाकर बिस्तर पर लेटाकर पानी की बूंदें उस पर छिड़कती है, जिससे वो थोड़ा बहुत होश में आ जाता है और ईशा गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की? इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अभी 2 थप्पड़ और मारूंगी, बाल पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी अलग से सबके सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरा डालने की और बंद कमरे में उसके साथ ऐसी हरकत करने की? मेरा पति कैसा है कैसा नहीं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए उन पर इल्जाम लगाने की सोचना भी मत। नशे में भी वो मेरा नाम ले रहा है, तुमने फायदा उठाया है उसका। सौम्या, तुम, अरे मेरा सिर इतना भारी क्यों हो रहा है? पर तुम इस तरह से क्यों कर रही हो? उस पर क्या हुआ? इसने आपके नशे का फायदा उठाकर आपके करीब आना चाहा। वो तो लास्ट मोमेंट पर मैं आ गई। एक पल के लिए मुझे आप पर शक हुआ, पर फिर इसकी चाल समझ गई। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। चुपचाप यहाँ से निकलो, क्योंकि सस्ती तो मैं भी नहीं हूँ। ऐसा लपेट दूंगी ना कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। 1 मिनट। तभी सौम्या टेबल से इंक उठा करके मुंह पर पोंछ कर कहती है, हैप्पी होली। बुरा ना मानो, होली है। काली बिल्ली। इस तरह सौम्या ईशा को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देती है, जिसके बाद वो अपने पति को उसके बारे में सब कुछ बताती है। कुछ देर बाद दोनों खुशी खुशी अपना होली का त्योहार बाकी लोगों के साथ मनाते हैं।